तो कचरा एग्जाम्पल है, इसलिए इसको जस्ट एक बार देख लेना, बाकी इसको बार-बार रिवाइज़ मत करना। ऐसा नहीं कि पूरे रिलेटिव मोशन में तुम बस इसी के पीछे पड़ जाओ, ये टोटली कचरा क्वेश्चन है, ठीक? तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक छोटी चीज़ बता देता हूँ। ये जैसे मान लेते हैं कि इस बार कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी हर एक साइड ए है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री भी होगा। तो इसके कॉर्नर और सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी होगी उसको एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी और कई गधे लोग थोड़ा-सा भी मैथमेटिक्स लगाते हैं तो हाथ खड़े कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अलग से कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड ए है और हर एक एंगल 60 डिग्री है। तो कॉर्नर और सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि सेंटर से साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं और हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे सेंटर से साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो बिल्कुल बीच में मिलेगा। मतलब ये पूरी साइड ए है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2 और टोटल एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो बस अब हमको कॉर्नर और सेंटर के बीच डिस्टेंस देखनी है। बस आराम से बताओ कि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल तुम देख सकते हो ना? तो बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस a/2 है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो बताओ बेस a/2 तो हाइपोटेनस ज़्यादा होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा a/2 का sec 30। देखो इंटेलिजेंट तो डायरेक्ट कर सकता है। इस ट्रायंगल में बेस a/2 है, एंगल 30 डिग्री है तो हाइपोटेनस तो ज़्यादा होगा। इसे a/2 cos 30 की जगह a/2 sec 30, लेकिन कोई मंद बुद्धि हो तो उसके लिए चाहो तो बच्चों टाइप से लिख भी सकते हो कि बताओ इस ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ cos 30 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बताओ बेस तो कितना है a/2, अपन हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस को इधर ट्रांसफर करते हैं और cos 30 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2 अपन cos 30। और बताओ a/2 और 1 अपन cos 30 को क्या लिख सकते हैं sec 30। लेकिन आगे डायरेक्ट यूज करूंगा कि किसी भी ट्रायंगल में बेस a/2 तो हाइपोटेनस तो ज्यादा होगा, इसे a/2 cos 30 नहीं a/2 sec 30। बस इसकी वैल्यू रख सकते हो ना? बताओ कितना आ जाएगा a/2 इंटू cos 30 √3/2 तो sec 30 उसका उल्टा 2/√3। ये 2 से 2 कैंसल तो a/√3, तो ये a/√3 हो गई। तो बस आगे ध्यान रखना, मूर्खों टाइप से पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट याद रखना कि अगर कभी भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जिसकी हर एक साइड ए हो तो इसके कॉर्नर और सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी होगी a/√3, ये डायरेक्ट ध्यान रखना। अब चलो अब अपने मेन इस कचरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना? इस बार कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड ए है और इसके कॉर्नर पर ए बी और सी ऐसे तीन पार्टिकल रखे हैं। हाँ बच्चों, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। ये तो क्वेश्चन ये है कि ए साइड का कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों कॉर्नर पर ए बी और सी ऐसे तीन पार्टिकल रखे हैं। अब हमको दे रखा है कि तीनों पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। हमको दे रखा है कि तीनों पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, मतलब जो a पार्टिकल है वो v की कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा b की ओर मूव कर रहा है। ऐसे जो b पार्टिकल है वो v की कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा c की ओर मूव कर रहा है और जो c पार्टिकल है वो हमेशा v की कांस्टेंट वेलोसिटी से a की ओर मूव कर रहा है। इस तरह से तीनों पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तो हमको देखना है ये तीनों पार्टिकल फाइनली कहाँ मिलेंगे वो देखना है, और फिर पूछा है कि इन तीनों पार्टिकल्स को मिलने में कितना टाइम लगेगा वो हमको देखना है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम। ये तो वही कि ए बी सी तीनों पार्टिकल हैं
जो अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है। ए पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से b की ओर, b पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से c की ओर और c पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से a की ओर मूव कर रहा है। तो ये कहाँ मिलेंगे वो सब हमको देखना है। ये तो एक बार इसको थोड़ा-सा लॉजिकली स्टडी कर लेते हैं, है ना? हम देखते हैं कि एक-एक सेकंड में क्या सिचुएशन होगी वो देखते हैं। चलो पहले 1 सेकंड की बात करते हैं। तो बताओ 1 सेकंड में ये जो पार्टिकल A है वो v जितना b की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना? बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में ये जो पार्टिकल A है वो v जितना b की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा। ये जो पार्टिकल B है वो v जितना c की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा। और जो पार्टिकल C है वो v जितना a की ओर डिस्प्लेस होगा, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है? है ना? तो ये बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में जो A है वो v जितना इधर की ओर मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा, B पार्टिकल v जितना इधर की ओर मूव करके यहाँ, और C पार्टिकल v जितना A की ओर मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा। तो बस बोल सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद देखें तो अब A यहाँ पहुँच जाएगा, B यहाँ पहुँच जाएगा और C इधर पहुँच जाएगा। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, है ना? हम कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि शुरू में तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे थे ना। अब बताओ 1 सेकंड में A जितना डिस्प्लेस हुआ है, B भी उतना ही और C भी उतना ही डिस्प्लेस हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद भी तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही होंगे। है ना? तुम बताओ, A भी उतना ही डिस्प्लेस हुआ है, B भी उतना ही और C भी उतना ही डिस्प्लेस हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद भी, है ना? 1 सेकंड के बाद भी ये तीनों इक 1 सेकंड के बाद भी ये तीनों अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही होंगे। बस एक ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइज़ थोड़ी-सी घट जाएगी, बाकी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही होंगे। चलो एक और सेकंड बाद की बात करते हैं। तो 1 सेकंड और बाद ये जो A है वो V जितना B की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, B जो है वो V जितना C की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा और C जो है वो V जितना A की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब 1 और सेकंड के बाद ये A, B, C यहाँ पहुँच जाएँगे, है ना? तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ इस बार भी तीनों बराबर-बराबर डिस्प्लेस हुए हैं और तीनों बराबर-बराबर डिस्प्लेस हुए हैं, इसलिए अभी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही होंगे। है ना? बताओ ना, कि पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर थे और बराबर-बराबर डिस्प्लेस हुए हैं, तो अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही होंगे। तो बस कन्फर्म बोल सकते हैं आप। है ना? हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि ए, बी, सी कितना भी मूव कर जाएँ लेकिन तीनों सिमेट्रिकली मूव करेंगे। इसलिए कितना भी मूव कर जाएँ, हर टाइम पे ए, बी, सी तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही रहेंगे। है ना? उनकी स्पीड हमेशा v रहेगी जो साइड के अलोंग होगी। बस ये बात अलग है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड घटती जाएगी। बस अब हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? बस अब हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ इस बार ये कितना भी मूव कर जाएँ, है ना? बोल सकते हैं कि पार्टिकल चाहे कितना भी मूव कर जाएँ, हर बार ये पार्टिकल किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही रहेंगे, है ना वही? हर बार ये पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही रहेंगे। इनकी वेलोसिटी हमेशा v होगी जो साइड के अलोंग होगी। बस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज़ धीरे-धीरे घटता जाएगा और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज़ घटते-घटते 0 हो गया तो तीनों मिल जाएँगे। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि तीनों कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल सेंटर पे। है तो कह सकते हैं कि हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही रहेंगे। बस इस ट्रायंगल की साइज़ घटती आएगी और साइज़ घटते-घटते 0 हो जाए, है ना? साइज़ घटते-घटते जैसे ही 0 हो जाएगी तो तीनों पार्टिकल एक साथ मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? सेंटर पर। रफली पाथ देख सकते हो, बताओ A पहले इधर से इधर गया है, तो बोल सकते हैं कि A पार्टिकल ऐसे मूव करके सेंटर पर पहुँचेगा, B पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करके सेंटर पर पहुँचेगा और C पार्टिकल ऐसे मूव करके सेंटर पे पहुँचेगा, मतलब कन्फर्म है कि तीनों मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? इस ट्रायंगल के सेंटर पर ही मिलेंगे। बस हमको देखना है कि इन तीनों पार्टिकल को मिलने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। मतलब इनडायरेक्टली देखना है कि किसी भी पार्टिकल को कॉर्नर से सेंटर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। बताओ ना, तीनों सेंटर पे ही तो मिलेंगे। तो तीनों पार्टिकल को मिलने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। मतलब इनडायरेक्टली देखना है कि हर एक पार्टिकल को कॉर्नर से सेंटर तक पहुँचने में
कितना टाइम लगेगा वो देखना है। ये तो देखो ये तो मैंने कॉम्प्लिकेट फिगर बना दिया, है ना? देखो अभी हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया ना, लेकिन हमको पक्का पता चल गया, है ना? हमको पक्का पता चल गया कि पार्टिकल चाहे कितने भी मूव कर जाएँ, हर बार एक पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे ही होंगे, है ना? बोल सकते हैं कि पार्टिकल चाहे कितना भी मूव कर जाए, हर बार ये तीनों पार्टिकल किसी न किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ही होंगे। इनकी वेलोसिटी हमेशा v होगी जो साइड के अलोंग ही होगी, है ना? बोल सकते हैं कि हर बार इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे ही रहेंगे। इनकी वेलोसिटी हमेशा v होगी जो साइड के अलोंग होगी। बस वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट कितना होगा वो देखना है। तुम बताओ कि हर बार इन पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी जो कि साइड के अलोंग होगी, तो उसका सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट देखना है। तो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में टोटल एंगल 60, तो ये कितना हो गया 30। तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा v रहेगी, साइड के अलोंग रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट कितना होगा बताओ? v cos 30, है ना? बताओ वेलोसिटी v और एंगल हमेशा 30 होगा, तो वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट v cos 30 होगा। अब तुम बताओ कि ये स्पीड v भी कांस्टेंट है ना? तुम बताओ कि स्पीड v भी कांस्टेंट है और एंगल 30 डिग्री भी कांस्टेंट है, मतलब कंफर्म है कि ये पार्टिकल v cos 30 की कांस्टेंट रेट से सेंटर की ओर अप्रोच करेगा, है ना? मतलब हम पक्का बोल सकते हैं, ये हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि भले इस पार्टिकल का मोशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, है ना? बोल सकते हैं कि भले पार्टिकल का मोशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन एक पार्टिकल सेंटर की ओर तो v cos 30 की कांस्टेंट रेट से ही अप्रोच करेगा, है तो ये बोल सकते हैं। इसका मोशन भले कितना भी कॉम्प्लिकेट हो, लेकिन इसकी वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट v cos 30 कांस्टेंट ही रहेगा। तो बस बताओ इसका सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी v cos 30 है और इसका सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a/√3। हम देख चुके हैं ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कॉर्नर और सेंटर की भी डिस्टेंस a/√3 होती है। तो बस डायरेक्ट बताओ कि इस पार्टिकल का सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी v cos 30 कांस्टेंट होगी और इस पार्टिकल का यहाँ से सेंटर तक डिस्प्लेसमेंट a/√3 होगा। तो इस पार्टिकल को सेंटर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट अपन सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी, है ना? बस ये हम बोल सकते हैं कंफर्म कि पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा v होगी, तो वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट v cos 30 होगा, जो कि कांस्टेंट होगा ना। तो मेन चीज़ बोल सकते हैं कि पार्टिकल भले ही कितना भी कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव कर रहा हो, लेकिन ये पार्टिकल सेंटर की ओर v cos 30 की कांस्टेंट वेलोसिटी से अप्रोच करेगा। फिर बस सेंटर की ओर v cos 30 की कांस्टेंट वेलोसिटी से अप्रोच करेगा, इसलिए इसको सेंटर तक पहुंचने में टाइम सिंपली कितना होगा? सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट ओवर सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी। बस तुम आराम से बताओ कि पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? a/√3 अपन सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी कितनी है? v cos 30। जहाँ हमको पता है कि cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं? √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 2a/3v। तो बस इस पार्टिकल को कॉर्नर से सेंटर तक पहुंचने में टाइम 2a/3v, तो इसको भी कॉर्नर से सेंटर तक पहुंचने में टाइम इतना ही लगेगा और उसको भी इतना ही लगेगा, तो इतने टाइम के बाद तीनों सेंटर पर पहुंच जाएंगे। तो देखो आगे बढ़ रहा हूँ, देखो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए अभी तो गधों टाइप से इतना डिटेल में एनालिसिस किया, लेकिन आगे इतना डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आगे चीजें डायरेक्ट आनी चाहिए। तो याद रखना कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बस अब पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे कि बस सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी देखेंगे और तीनों पार्टिकल को मिलने में लगा टाइम, या किसी पार्टिकल को कॉर्नर से सेंटर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट अपन सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी। तो सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट तो a/√3 अपन सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी v cos 30, सॉल्व करेंगे तो 2a/3v आ गया। अब बताओ ये क्वेश्चन जैसे ट्राइंगल में किया है वैसे ही स्क्वायर और हेक्सागन के लिए भी कर सकते हैं ना। तो इसको फटाफट देखना, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा ना और वो सब फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, है ना? अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो इस बार मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड a है
और स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे ए, बी, सी, डी ऐसे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। यहाँ भी वही, ये जो ए पार्टिकल है वो v की कांस्टेंट स्पीड से b की ओर मूव कर रहा है, b पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से c की ओर, c पार्टिकल v की कांस्टेंट वेलोसिटी से d की ओर और d पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से a की ओर, मतलब ये सारे पार्टिकल एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। बस हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद ये चारों पार्टिकल मिल जाएँगे वो देखना है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ही भाई है ना, उसी के जैसा है, ठीक है? तो बस अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमको पता है कि चाहे कितना भी मूव कर जाएँ, हमेशा ये पार्टिकल किसी न किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे ही रहेंगे। इनकी स्पीड हमेशा v होगी जो साइड के अलोंग होगी। तो होता है इसकी वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट कितना होगा? v cos 45। स्क्वायर में टोटल एंगल 90 होता है तो 45 ना, तो वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट v cos 45, मतलब ये सेंटर की ओर v cos 45 की कांस्टेंट रेट से अप्रोच करेगा और इसका यहाँ से सेंटर तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? a बाय रूट 2 ये पता होगा। स्क्वायर की साइड a हो तो डायगोनल रूट 2 है, तो कॉर्नर और सेंटर के भी डिस्टेंस रूट 2 a का आधा, मतलब a बाय रूट 2। तो बस तुम आराम से बताओ, ये चारों पार्टिकल कहाँ मिलेंगे? सेंटर पे ही मिलेंगे ना। तो मिलने में टाइम, मतलब सेंटर तक पहुंचने में टाइम पूछा है, बस कितना होगा? सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट अपन सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी। तो बताओ, सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट तो कितना है ना? कॉर्नर से सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? a बाय रूट 2 अपन सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी v cos 45, जहाँ cos 45 1 बाय रूट 2 होता है। ये 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 कैंसल, तो सेंटर तक पहुंचने में टाइम a बाय v। अब यही क्वेश्चन हम हेक्सागन के लिए भी कर सकते हैं ना, उसको भी फटाफट निपटा देते हैं ताकि इस बेवकूफ की शक्ल नहीं देखनी पड़े। देख लेना। तो इस बार 6 पार्टिकल हैं जो हेक्सागन के कॉर्नर पर हैं, जिसकी हर एक साइड A है और ये तुमने 11th में पढ़ा होगा, सॉरी ये 9-10 में पढ़ा होगा कि किसी हेक्सागन की तो साइड A हो तो उसके कॉर्नर और सेंटर के बीच डिस्टेंस भी A ही होती है ना? अगर सबको सेंटर से मिलाएँ, तो तुम चेक करोगे कि सारे राइट सॉरी सेंटर से मिलाएँ तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो ये साइड ए है तो ये भी डिस्टेंस ए, मतलब कॉर्नर और सेंटर के बीच भी डिस्टेंस ए ही होती है, ठीक है। अब हमको दे रखा है कि 6 पार्टिकल हैं जो हेक्सागन के कॉर्नर पर हैं और 6 पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। मतलब ए जो पार्टिकल है वो v की कांस्टेंट वेलोसिटी है b की ओर, b c की ओर, c d की ओर, d e की ओर, e f की ओर और f a की ओर। ऐसे सारे पार्टिकल v की कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तो इस बार भी इन सारे पार्टिकल को मिलने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। बस यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि सारे पार्टिकल एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, तो बस हर टाइम पे पार्टिकल किसी न किसी हेक्सागन के कॉर्नर पर ही रहेंगे। बस हेक्सागन की साइड घटती जाएगी और घटते-घटते जैसे हेक्सागन की साइड 0 हो जाएगी, सब मिल जाएंगे, तो सिमेट्रिकली कहाँ मिलेंगे? सेंटर पर। तो सारे पार्टिकल को मिलने में टाइम पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली किसी भी पार्टिकल को कॉर्नर से सेंटर तक पहुंचने में टाइम पूछा है, तो बस क्या करेंगे? सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और सेंटर की ओर वेलोसिटी। तो बताओ, हर बार ये पार्टिकल रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर पर ही होंगे, इनकी वेलोसिटी हमेशा v होगी जो साइड के अलोंग होगी। तो तब वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट देख सकते हैं ना, बताओ हेक्सागन में टोटल एंगल 120 तो ये 60, तो वेलोसिटी का सेंटर की ओर ले जाने वाला कंपोनेंट कितना होगा? v cos 60, मतलब बोल सकते हैं ये पार्टिकल भले ही कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन करें, लेकिन सेंटर की ओर v cos 60 की कांस्टेंट रेट से अप्रोच करेंगे। तो बताओ मिलने में टाइम, मतलब किसी पार्टिकल को कॉर्नर से सेंटर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट अपन सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी। तो था सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट तो a होगा ना, क्योंकि इसके कॉर्नर और सेंटर के बीच डिस्टेंस a होती है, तो बस सेंटर की ओर डिस्प्लेसमेंट तो a, अपन सेंटर की ओर ले जाने वाली वेलोसिटी v cos 60 1/2, तो मिलने में टाइम कितना आ गया? 2a/v।
2a/v टाइम में ये पार्टिकल सेंटर पे पहुँच जाएगा तो सारे पार्टिकल सेंटर पे पहुँच जाएँगे और सब सेंटर पर मिल जाएँगे। तो रिलेटिव मोशन का चैप्टर अपना टोटल कंप्लीट है। जो कचरा क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैंने बता दिया। तो इसको ढंग से समझ करके नोट कर लेना और अब रिलेटिव मोशन की शीट कर लेना।